के लिए मॉडल पेपर रहने वाला है। इससे पहले हमने आपको 2 मॉडल पेपर्स करा दिए थे, आज ही हमारा मॉडल पेपर नंबर 3 होने वाला है। इस मॉडल पेपर में भी आपको बहुत अच्छे प्रश्नों का संग्रह देखने को मिलेगा। तो आप शुरू करते हैं आज का अपना ये तीसरा मॉडल पेपर। अगर इसमें आप देखेंगे बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्नों से शुरुआत करने वाले हैं। लिखा हुआ है एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। एक परमेय संख्या है, उस दशमलव परमेय संख्या का प्रसार सदैव कैसा होता है? शांत होता है, अशांत होता है, उपर्युक्त दोनों, और इसमें लिखा है नन ऑफ दीज। देखिए जो परमेय संख्या होती है उसमें जो प्रसार होता है वो आपका शांत भी होता है और अशांत भी होता है। कोई भी आप परमेय संख्या लेंगे तो किसी किसी का प्रसार जो होगा वो शांत होगा, किसी किसी का प्रसार जो होगा वो आपका अशांत होगा। तो देखिए यहां पर ए और बी दोनों आंसर होंगे। तो यहां लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, यानी आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। उपर्युक्त दोनों इस प्रश्न के आंसर होंगे। लिखा हुआ रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। बात करते हैं इस प्रश्न पर। इस प्रश्न का हल की बात करेंगे। ये आपका रहने वाला x बराबर आपका 0 है और रेखा आपको दी है 2x + 3y बराबर आपको 12 दी गई है। अब आपको क्या करना है, x का मान यहां पर 0 रख देना है। तो देखिए x का मान आप जब 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 3y बराबर आपका 12 हो जाएगा। 0 + 3y बराबर आपका 12 हो जाएगा। तो 3y बराबर 12 होगा, y बराबर 12/3 हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे तो y बराबर आपका कितना रहेगा? 4 हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या बिंदु बनेगा। देखिए आपने x का मान 0, y का मान 4 आ गया। देखिए किस ऑप्शन में है 0,4। देखिए हाँ 4,0, 0,4, 0, -4, -4,0। तो राइट आंसर आपका कौन सा होने वाला है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है बहुपद। देखिए तीसरे प्रश्न की बात करते, लिखा हुआ बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल होगा। देखिए 3x² + 5x - 2 ये आपका एक बहुपद है px। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल की अगर आपसे बात करनी है तो आपको पता होना चाहिए -x का गुणांक बटे होता है x² का गुणांक। ये होता है आपका। देखिए -x का गुणांक यानी आपका यहाँ -5 हो जाएगा। x² का गुणांक 3 है। तो देखिए किस ऑप्शन में -5/3 है? ऑप्शन नंबर सी में आपका -5/3 आंसर रहने वाला है। अब आपका लिखा हुआ है अगला प्रश्न, घटना ई की प्रायिकता एक संख्या ई है कि। देखिए इनमें से कौन सी प्रायिकता सही है? देखिए जो प्रायिकता होती है वो हमेशा आपकी 1 के बराबर और 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, बराबर होती है। तो यहां लिखा हुआ इज ग्रेटर देन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज ग्रेटर देन 1, ये नहीं हो सकता। फिर लिखा हुआ है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी नहीं होगा। देखिए यहां लिखा हुआ 0 के बराबर और प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां ई होना चाहिए 0 से बड़ी है और बराबर है और 1 से छोटी है। यहां पर देखिए यही वाला आंसर आपका बनने वाला है। प्रायिकता जो होती है वो आपकी 0 के बराबर और उससे बड़ी और 1 के बराबर और उससे छोटी होती है। तो आंसर आपका सी रहने वाला है। अब आप देखेंगे आपका अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न। लिखा हुआ है अंतराल दिया गया आपको 15,20 का वर्ग चिन्ह होगा। देखिए वर्ग चिन्ह की बात हो रही है, तो वर्ग चिन्ह के लिए आप देखिए क्या होता है। देखिए उच्च सीमा होता उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बटे में होता आपका 2। ये आपका सवाल है 5वां। ये होता देखिए उच्च सीमा की बात करोगे आपका 20 है और निम्न सीमा की बात करोगे आपका 15 है और इसमें बटे में 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 35/2। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 17/17.5 ये रहने वाला है। तो देखिए कौन सा आंसर है? ये आपका डी ऑप्शन रहने वाला है। डी ऑप्शन रहने वाला है। अब लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 6 आपका लिखा हुआ है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दिया, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, जो बेलन के आधार का क्षेत्रफल है आपका कितना है? 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या करने वाले हैं? देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 9 पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 9। तो आर का मान आपका कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि व्यास कितना होगा? आधार का व्यास कितना होगा? तो व्यास आप जानते हैं, व्यास जानते हैं हमेशा आपका त्रिज्या का 2 गुना होता है।
2 मल्टीप्लाई त्रिज्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या हो जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 यानी आपका 6 सेंटीमीटर होने वाला है। तो आपका राइट आंसर रहेगा, देखिए यहाँ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर आपका डी होने वाला है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए 6 प्रश्न हो चुके हैं, अब हम देखने वाले अपने आगे के प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 क्या है? लिखा एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात दिया गया 1:3 है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरीके से, देखिए एक छड़ है आपकी, ये मान लो छड़ आपकी ए बी है और ये आपकी यहाँ पे कोई बिंदु सी है। देखिए ये छड़ की छाया x है और छड़ की लंबाई जो है, छड़ की ऊंचाई जो है वो आपकी कितनी है? h है। यहाँ पर आपका थीटा कोण मान लेता हूं। तो देखिए आपको दिया गया है छाया में अनुपात दिया गया, तो देखिए टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा आपका h/x हो जाएगा। ये आपको गिवन दैट है, तो टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा कितना? 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 हो जाएगा, यानी 10 में √3 मान कितने डिग्री का होता है? आप जानते हैं 10 में √3 मान जो होता है वो आपका 30 अंश का होता है। थीटा बराबर आपका 30 अंश रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 30 अंश रहने वाला है। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? लिखा हुआ है यदि बिंदु 4,0 और 0,x के बीच की दूरी 5 मात्रक हो तो x का मान ज्ञात हो क्या होगा? देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 पर बात करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? लिखा हुआ है आपका 4,0 एंड 0,x के बीच की दूरी जो है आपकी वो कितनी है आपकी? देखिए ये दिया हुआ है 5 मात्रक है। कितनी है? 5 मात्रक है। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इक्वल टू कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। अंडर रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में आपका कितना है? 5 है। तो देखिए x2 की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 0 माइनस का 4 होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहां पर आपको क्या करना है? वर्क कर देना है। वर्क करने पर तो आप जब यहां वर्क करेंगे तो देखिए कितना बन जाएगा? देखिए ये बन जाएगा अंडर रूट 4 का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपका 5 का वर्ग हो जाएगा। देखिए यहां वर्क करेंगे तो ये हट जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा रूट। तो 4 चौक 16 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका 5 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 9। तो एक्स का मान आपका प्लस माइनस 3 रहने वाला है। देखिए किस ऑप्शन में है? प्लस माइनस 3 किस ऑप्शन में है? तो इसमें 3 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। अब हम देखने वाले अपने अगले प्रश्न को। आइए शुरू करते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेके आया हूं। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। लिखा हुआ है अगला प्रश्न है युगपत समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 70 है। x प्लस 2y इक्वल टू आपका 70 है। उसके बाद दिया गया है 2x प्लस लैम्डा y इक्वल टू आपको 35 दिया गया है। लिखा है का कोई हल नहीं है। क्या है? कोई हल नहीं। क्योंकि क्या लिखेंगे? चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। देखिए जब कोई हल नहीं है तो लगा सकते a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 लगा सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर a1 का मान आपका 1/2 हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा 2 बटे लैम्डा हो जाएगा। अब क्या करेंगे? आप कैंची का गुणा करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 4। और किस ऑप्शन में है? तो यह डी ऑप्शन में रहने वाला है। किस में रहने वाला है? डी ऑप्शन आपका सही होने वाला है। लैम्डा बराबर 4 आंसर आने वाला है। आइए देखते हैं अपने 10वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? देखिए प्रश्न नंबर 10 लिखा हुआ है बहुपद आपको दिया गया px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 कह रहा है कि शून्यक होंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सा आंसर है। आप इसमें जो शून्यक आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आप उनको रखकर चेक कर सकते हैं। जो सेटिस्फाई करा देगा, जो 0 कर देगा वही आपका शून्यक होगा। लेकिन आप देखिए हाँ गुणनखंड कर सकते हैं तो 3 के ऐसे गुणनखंड करेंगे घटाने पर आपका 2 बच जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स हो जाएगा माइनस का 3। ये x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 1 लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। देखिए ये तो यहां हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 1 हो जाएगा। देखिए इसे 0 के बराबर जब रखेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर आपका 3 हो जाएगा और x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर आपका माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए जो शून्यक है आपके, जो शून्यक है
वो आपके हो गए -1,3। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ये देखिए किस पहले में नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी रहने वाला है। कितना रहने वाला है? सी रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। अब हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर आपका 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 की बात करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है? किसी द्विघात समीकरण के दो मूल वास्तविक होते हैं। किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होते हैं। देखिए दोनों मूल वास्तविक होते हैं, कब होते हैं? देखिए जब दोनों मूल वास्तविक होते हैं तो आप जानते हैं डी का मान हमेशा जो है वो जीरो से बड़ा होता है। धनात्मक संख्या डी का मान आती है तब ये जाकर बराबर वास्तविक होते हैं। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देखिए जिस ऑप्शन में लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, वही ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 आपका क्या रहने वाला है? लिखा हुआ यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 है। 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 है। क्रॉस गुणा कराएंगे तो x² प्लस 6 बराबर 10 हो जाएगा। x² बराबर 10 माइनस 6, x² बराबर आपका कितना हो जाएगा? 4। x बराबर प्लस माइनस आपका 2 निकल के आएगा। देखिए किस ऑप्शन में है +-2? तो ये बी ऑप्शन सही रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 13। देखिए आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 की बात करने वाले लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है तथा अंतिम पद l है तब n पदों का योगफल क्या होता है? देखिए पदों की संख्या आपको दी गई है। पदों की संख्या आपको मालूम है कितनी है? n है। अंतिम पद की बात कर रहा है तो अंतिम पद जो है वो आपका कितना है? l है। अब हमसे कह रहा है n पदों का योगफल। देखिए दो कंडीशंस होती है। एक फॉर्मूला आपका होता है जब आपका प्रथम पद दिया होता है, सार्वंतर दिया होता है, तब आपका एक फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला होता है जब आपका अंतिम पद दिया होता है तो यही फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये होता है a प्लस एल। Sn बराबर होता है n/2, a प्लस एल होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होने वाला है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ तो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण ए बराबर आपका, देखिए बात करता हूं दो त्रिभुज की, तो दो त्रिभुज इस तरीके से हम बनाने वाले हैं। देखिए ये रहने वाले आपके दो त्रिभुज, एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, एक सी हो जाएगा। इसमें डीईएफ जो है, डीईएफ ये दोनों क्या हैं? समांतर हैं, समरूप हैं। देखिए समरूप हैं तो यहाँ कोण ए का मान आपको दिया गया 45 अंश, और कह रहा है कोण ई का मान आपको दिया गया कितना? 56 अंश, और कह रहा है कोण सी का मान आपको निकालना। ये देखिए अब चूंकि बात करते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो क्या हो जाएगा? यहाँ कोण ए बराबर आपका कोण डी हो जाएगा, कोण बी बराबर आपका कोण ई हो जाएगा, और कोण सी बराबर आपका कोण एफ हो जाएगा। तो देखिए ये तो आपको निकालना है। यहाँ बात करते हैं तो ये देखिए आपका कितना हो जाएगा? 45 अंश है। ये आपका कितना हो जाएगा? 56 अंश हो जाएगा। अब बात करता हूं त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में देखिए त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो आपका 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर आपका 180 अंश हो जाएगा। देखिए ए का मान आपका 45 अंश है, बी का मान आपका 56 अंश है, प्लस कोण सी का मान निकालना है तो 180 इधर हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 6 5 11, 9 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा, प्लस आपका कोण सी हो जाएगा इक्वल टू में 180 हो जाएगा। देखिए कोण सी का मान निकालेंगे तो 180 में से आप 101 घटाएंगे तो ये आपका बच जाएगा कितना? 79 अंश बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 79 अंश बच जाएगा। तो देखिए किस आंसर में है? ऑप्शन नंबर डी आपका रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। अब देखिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। 15 कितना? 15वां प्रश्न देखेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को तैयार रखिएगा और अच्छी प्रकार आप देखिएगा। देखिए आपको एक बिंदु दिया गया है, बिंदु है आपका -3,5, कह रहा है बाई अक्ष से दूरी। देखिए बाई अक्ष से दूरी, जब हम बात करते हैं बाई अक्ष से दूरी तो हमें क्या होता है? x का मान लेना पड़ता है, और जब हम बात करते हैं x अक्ष से दूरी तो हमें y का मान लेना पड़ता है। तो देखिए इस प्रश्न में y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो आपका -3 होना चाहिए। और एक बात याद रखिए, जब भी अगर
अगर ऑप्शन में आपको न दिया जाए, माइनस में पॉजिटिव दिया जाए, तब भी आपका आंसर सही रहेगा। क्यों? क्योंकि दूरी जो होती है वो आपकी नेगेटिव नहीं होती, दूरी जो है वो आपकी नेगेटिव नहीं होती। तो राइट आंसर तो इसमें -3 होना चाहिए। देखिए -3 है ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। कितना रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगर यहां पर प्लस का 3 दिया होता, प्लस का 3 दिया होता, तब हम कह सकते थे इसका आंसर जो है वो आपका प्लस का 3 मात्रक भी रह सकता था। देखिए 16वां क्वेश्चन है, लिखा हुआ यदि कॉस थीटा बराबर साइन थीटा है तो हमें थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप ऑप्शन से भी टेस्ट कर सकते हैं। आप एक एक ऑप्शन को रखकर देखिए, जिस ऑप्शन से दोनों पक्ष इक्वल हो जाएंगे वही हमारा आंसर होगा। लेकिन इस प्रश्न को लगाने का तरीका क्या है? देखिए इसे मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। ये आपका टेन थीटा बन गया, टेन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर आप इसे लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री। तो थीटा का मान आपका कितना रहेगा? 45 डिग्री आएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन है? देखिए लिखा हुआ है यदि 2 cos स्क्वायर 45 - 1 इक्वल टू cos थीटा है। 2 cos स्क्वायर 45 - 1 इक्वल टू क्या है? cos थीटा है। तो थीटा का मान होगा, देखिए 2 cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45, cos 45 का मान होता है 1/√2, ये हो जाएगा पावर 2 - 1 इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई 1/2 - 1 इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 इक्वल टू 0, सॉरी cos थीटा। तो ये बन जाएगा cos थीटा बराबर आपका 0। अब बताइए cos में 0 मान कितने डिग्री का होता है? तो cos में जो 0 मान होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 अंश का होता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका 90 अंश। देखिए किस ऑप्शन में 90 है, तो आपका राइट आंसर ए रहने वाला है। राइट आंसर ए रहने वाला है। अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, आइए उस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आप विद्यार्थी सभी लोग अपने स्टैंडर्ड पर इसे शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कीजिएगा। देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 18 पर। क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बात करता हूं, देखिए इस तरीके से आपका एक क्या है, वृत्त है। इस वृत्त की त्रिज्या आपकी है, लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर। देखिए वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर की बात हो रही है, 13 सेंटीमीटर दूर है, एक स्पर्श रेखा खींची गई है ये इस तरीके से। अब यहां से हम एक लंब डाल देंगे, ये देखिए ये त्रिज्या आपकी कितनी 5 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है इस, या हम पी बिंदु मानते, पी ओ ए हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए कर्ण यानी ओपी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका एपी का स्क्वायर। देखिए ओपी कितना 13, 13 का वर्ग हो जाएगा बराबर ओए कितना है आपका 5, 5 का वर्ग हो जाएगा प्लस आपको एपी निकाल के देना है। तो देखिए ये हो जाएगा 169 बराबर 25 प्लस एपी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 169 माइनस 25 इक्वल टू एपी स्क्वायर। ये हो जाएगा 144 बराबर एपी स्क्वायर। यानी एपी का जो मान निकल के आएगा वो आपका 12 सेंटीमीटर रहने वाला, कितना रहने वाला है 12 सेंटीमीटर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। आइए देखते हैं अपने दो और प्रश्नों को, आइए देखते हैं। देखिए आपका 19वां प्रश्न क्या है, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात दिया गया, यानी d1 बटे d2 इक्वल टू दिया गया है आपको 4/9। देखिए d1 बटे d2 यानी व्यासों का अनुपात है, और आप जानते हैं व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो यहाँ 2r1 बटे 2r2 लिख सकता हूं, ये 4/9 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r1 बटे r2 जो होगा वो आपका 4/9 रहने वाला है। अब हमसे क्या कह रहा है, परिधियों का अनुपात बताइए। परिधियों का अनुपात, जो परिधियों का अनुपात होता है वो आपका हो जाएगा 2πr1 बटे 2πr2 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो r1 बटे r2 रहेगा, यानी 4/9 रहेगा, 4:9 ही रहेगा इसका राइट आंसर। देखिए कौन सा है, तो ये आपका ये आपका
बी ऑप्शन रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। आइए देखते हैं अपने इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न आज का क्यों अभी सॉरी यहाँ पे हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं। अभी देखिए ये क्वेश्चन है आपका अगला 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या कहता है आइए देख लेते हैं इसको भी। ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। लिखा हुआ अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है, तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो आपका क्या होता है। देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो आपका 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। देखिए हमने आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस जो 20 क्वेश्चंस हैं आपको करवाए, आप लोग इन प्रश्नों को देखिए। अब हम देखने वाले अपने आगे प्रश्नों को। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो रहने वाले हैं आपके लिखित के जो क्वेश्चंस आते हैं दूसरी हेडिंग फर्स्ट हेडिंग से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने उन सेक्शंस को, आइए देखते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी अगली हेडिंग। हमारी हेडिंग नंबर 1 रहने वाली है खंड वा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमारे आते हैं, लिखित वाला जो क्वेश्चन हमारा आता है उसमें आज हम इसको देखने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको जो OMR बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं 20 क्वेश्चंस उनके बारे में डिस्कस किया। अब हम आगे अपने इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये मॉडल पेपर 3 है आपका, और अच्छी प्रकार आप इन पेपर्स को देखिए। इससे पहले हमने 2 पेपर्स और आपके करा के रखे हैं, आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे अपने खंड वा को। उसका भी पहला क्वेश्चन रहने वाला है। इस पहले क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। लिखा हुआ है एक वृत्त है का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है उसका जो परिमाप है, उसका जो पेरीमीटर है वो है, और उसका जो क्षेत्रफल यानी एरिया जो है वो आपका क्या है, बराबर है। तो उस वृत्त की रेडियस निकालनी है आपको। आइए इस पर बात करते हैं। इस पर देखिए किस प्रकार ये आंसर बनने वाला है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वृत्त का परिमाप कहें या हम वृत्त की परिधि कहें, बात एक होती है, आप इसे याद रखिएगा। देखिए तो वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप जो बराबर है वो आपका वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। किसके है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। अब बात करता हूं मैं वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त की परिधि या परिमाप कहें तो ये क्या होता है आपका 2 पाई आर होता है। इधर आपका क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। आप क्या करेंगे, पाई से पाई को काट देंगे, यहाँ 2r इक्वल टू बच जाएगा आर स्क्वायर। एक आर को आप काट देंगे तो 2 इक्वल टू आर, या हम कह सकते आर बराबर 2। देखिए रेडियस है, त्रिज्या है, तो कुछ ना कुछ इसका मात्रक होगा, तो यहां हम लिख देते हैं मात्रक, या फिर आप इकाई लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं। देखिए ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। अब देखेंगे हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर इसका दूसरा रहने वाला है। लिखा हुआ है यदि 27, 23, x - 4, x + 4, 15, 3 और 7 का माध्य जो दिया गया आपको 15 दिया गया, तो आपको x का मान फाइंड आउट करना है। देखिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न रहने वाला। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते रहे हैं और आपके बनते रहेंगे। देखिए बात करता हूं यहां पर समांतर माध्य की, तो समांतर माध्य बराबर आपको आप जानते हैं कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए यहां पर समांतर माध्य आपको कितना दिया गया, 15 दिया गया, तो 15 इक्वल टू पदों का योग सभी को ऐड कर देना है, तो 27 + 23 प्लस x - 4 प्लस x + 4 हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, अपॉन में आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक 7 संख्याएं हैं, तो यहाँ आप 7 रख देंगे। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, जो संख्या है उनको आप ऐड कर दीजिए, तो ये देखिए 15 बराबर हो जाएगा। ये सभी जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका कितना हो गया, 50 हो गया। 50 और 15 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 65 और 10 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 75 प्लस x और x मिलके आपका 2x हो जाएगा, बटे में कितना 7।
आप क्रॉस गुणा कराएंगे, जब क्रॉस गुणा कराएंगे तो देखिए 75 प्लस का 2x इक्वल टू आपका 15 का गुणा 7 में तो 105 हो जाएगा। देखिए 2x इक्वल टू आपका 105 माइनस का कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो 2x का जो मान है देखिए यहां से घटाएंगे तो 10 5 में से 5 जीरो बच जाएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 30/2 यानी x का मान आपका कितना रहने वाला है 15 रहने वाला है। अब हम देखेंगे इस हेडिंग के अपने कुछ और प्रश्नों को, तो आइए उन प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए हम बात करने वाले अपने इस प्रश्न की, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न रहने वाला है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखा हुआ है चित्र में यदि एपी तथा एक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पीओक्यू बराबर आपका 110 अंश तो हो, तो आपको पीएक्यू का मान निकालना, पीएक्यू का मान निकालना, इस वाले कोण की बात करनी है। देखिए चित्र बना हुआ है। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है? देखिए वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है। वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब स्पर्श रेखा पर लंब होगी तो देखिए एक स्पर्श रेखा आपकी ये है, तो क्या लिख सकता हूं, देखिए इसमें क्या हो सकता है, देखिए एपी, देखिए ओपी लंब होगी किस पर, एपी पर, तथा ओक्यू लंब है किस पर, एक्यू पर। तो हम कह सकते हैं कि कोण जो बन जाएगा कोण ओपीए बराबर कोण होगा ओक्यूए, ये आपका कितना रहने वाला है 90 अंश रहने वाला है। 90 अंश आपका ये बन जाएगा, 90 अंश आपका ये बन जाएगा। अब मैं बात करता हूं, देखिए यहां पर चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज POQA या ऐसे लिख सकता हूं APOQ में। देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो आपका 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो इन सभी कोणों का योग जब करेंगे तो बराबर में आपका 360 रहने वाला है। तो देखिए क्या हो जाएगा, कोण OPA प्लस कोण OQA प्लस कोण POQ प्लस कोण हो जाएगा PAQ इक्वल टू आपका 360 डिग्री रहने वाला है। अब आपको क्या करना है, सभी के मान रख देने हैं। OPA कितना है 90 डिग्री है, प्लस OQA ये भी कितना है 90 डिग्री है, प्लस ये आपको कितना दिया गया है 110 अंश दिया गया है, और प्लस आपको निकालना क्या है कोण यहां पर PAQ की बात करनी है और बराबर में आपका 360 डिग्री रहने वाला है। अब देखिए इन्हें ऐड करके हमें घटा देना है। तो देखिए 90 और 90 180 हो जाएगा, 180 और 190 तो 290 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 290 हो जाएगा। 290 प्लस कोण PAQ इक्वल टू 360 डिग्री होगा। तो कोण PAQ की बात जब करेंगे तो 360 अंश में से आपको 290 घटा देना है। तो देखिए आप 60 10 ये 70 अंश बच जाएगा। कितना बच जाएगा 10 अंश, तो 70 अंश बच जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका रहने वाला है 70 अंश रहने वाला है। आइए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, तो आइए शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न लिखा हुआ है, यदि cos a माइनस बी बराबर √3/2 तथा sin a प्लस बी बराबर √3/2 है तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करते ही आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस है। बात करते हैं यहां पर cos a माइनस बी की, तो cos a माइनस बी बराबर √3/2 रहने वाला है। देखिए अब cos a माइनस बी, अब आगे जो लिखा है वो cos लिखा है और √3/2। अब आपको देखना क्या है कि cos में √3/2 मान कितने डिग्री का होता है, तो आप क्या बताएंगे, तो cos में √3/2 जो मान होता है वो आपका 30 अंश का होता है। किसका होता है 30 अंश का होता है। तो ये आपका cos 30 अंश हो जाएगा। cos से cos कैंसिल कर सकते हैं, तो a माइनस बी आपका कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। ये नंबर आपकी इक्वेशन 1 कहलाएगी। अब दूसरी कंडीशन आपको दी है sin a प्लस बी
बराबर आपको √3/2 दिया गया है। अब आपको साइन में ये मान देखना कितने डिग्री का होता है, तो साइन में आप देखेंगे ये मान जो होता है वो आपका साइन 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है? साइन 60 का होता है। तो ये बन जाएगा a + b = 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड रहने वाली है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देना है। तो आइए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 1 and 2, सॉल्व द इक्वेशन 1 and 2। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, a - b बराबर आपका 30 अंश है और a + b बराबर आपका कितना है, 60 अंश है। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2a बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री और हम जब a का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90/2, ये काट देंगे तो a बराबर आपका आएगा कितना, 45 अंश आएगा। अब इस a के मान को उठाकर आपको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख देना है। तो देखिए क्या बात करते हैं, देखिए इक्वेशन 1 पुट a = 45 डिग्री रख दीजिए। यहां पर इक्वेशन 1 में रखेंगे तो 45 - b = आपका 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए माइनस का b = 30 डिग्री माइनस का 45 डिग्री हो जाएगा, -b = -15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। b का मान आपका आएगा कितना, 15 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इस तरीके के प्रश्न भी आपके बनते रहे हैं। अब हम देखने वाले हैं इस हेडिंग का अपना अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न रहने वाला है। लिखा हुआ है समीकरण x + y = 5, समीकरण x + y = 5 और दूसरा समीकरण लिखा हुआ है 2x - 3y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए यहां पर आपको प्रतिस्थापन विधि की बात करनी है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, आपको x + y = 5 दिया गया है। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, किसी भी समीकरण से आपको x या y की वैल्यू को निकाल लेना होता है। x की वैल्यू को निकालेंगे तो y के पदों में आएगी, y की वैल्यू निकालेंगे तो x के पदों में आएगी। तो देखिए यहां से हम x की बात करता हूं तो x बराबर हो जाएगा y माइनस आपका कितना हो जाएगा, 5। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 1 कहलाएगी। फिर दिया गया आपको 2x - 3y = 4 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से x का मान इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, यानी समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, आइए रखते हैं। तो 2 ब्रैकेट y - 5 और माइनस का 3y = आपका कितना है, 4 है। गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस का 10 माइनस का 3y बराबर आपका 4। 2y में से 3y घटाएंगे तो माइनस का y आ जाएगा, इक्वल टू में ये हो जाएगा कितना, देखिए ये 4 10 उधर पहुंच जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -y = हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा। तो y का मान आपका माइनस का कितना रहने वाला है, 14 रहने वाला है। y का मान आपका कितना रहने वाला है, 14 रहने वाला है। अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या करेंगे, y के मान को उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, आइए रखते हैं तो देखिए कितना बन जाएगा, x है तो x - 14 = आपका 5 हो जाएगा, x = 5 + 14 हो जाएगा। तो x का मान आपका कितना रहने वाला है, 19 रहने वाला है। देखिए आप इसकी जांच भी कर सकते हैं, x और y की वैल्यू को उठाकर आप दोनों समीकरण में रखिए। अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अब हम देखेंगे इस हेडिंग का अपना अंतिम प्रश्न। देखिए आइए उसको शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए आप विद्यार्थी सभी इस वीडियो को लगातार निरंतर देखिए, अपने मित्रों में से शेयर कीजिए जिससे आपके मित्रों को भी इस श्रृंखला का लाभ मिल सके, वह भी अपने पेपर में अच्छा कर सके। देखिए अब हम देखने वाले अपने इस अगले प्रश्न को, आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए बात करते हैं अपने इस अंतिम प्रश्न की। इस हेडिंग का ये आपका लास्ट प्रश्न रहने वाला। लिखा हुआ एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल -1 है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें इसमें तो बहुपद के शून्यकों का योगफल, देखिए शून्यकों का योगफल आपको दिया गया है, शून्यकों का योगफल आपको दिया गया है, ये आपको 1/4 दिया गया है, ठीक है। और आपसे क्या कहा गया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। बात करता हूं इसमें -1 है। देखिए कंडीशन क्या होती है, शून्यकों का जो योगफल होता है वो आपका होता है -b/a होता है, ये बराबर में 1/4 है। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है, ये आपका -1/1 है। देखिए यहां पर है क्या, a की जो वैल्यू है वो आपको दोनों जगह नजर आएगी। यहां पर a के मान की बात करेंगे तो यहाँ a का मान 4 नजर आता है, यहाँ a का मान आपका कितना नजर आता है, 1 नजर आता है। तो क्या करने वाले हैं, देखिए a के मान को अगर समान करना है, a के मान को अगर इक्वल करना है तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अंश और हर में हम 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए ये c/a हो जाएगा -4/4 हो जाएगा। अब आप तुलना से क्या करने वाले हैं, a का मान आपको यहां से 4 मिल जाएगा, b का मान आपको यहां से -1 मिल जाएगा और c का मान आपको -4 मिल जाएगा। ये आपको a, b और c के मान मिल गए। अब आप जानते हैं द्विघात बहुपद की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, द्विघात बहुपद की जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है वो आपकी क्या होती है, तो द्विघात बहुपद जो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस आपका क्या होता है, c होता है। ax² प्लस bx प्लस आपका क्या होता है, c होता है। आपको यहां पर वैल्यू रख देनी है a b c की, तो a का मान आपका 4, ये 4x² हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और माइनस का आपका ये 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ये बनने वाला है। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही कंडीशन वाला प्रश्न है। देखिए आप इन प्रश्नों को तैयार रखिए, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं। जब आपको ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे, आपको लगेगा कि हाँ हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है और आप अपने पेपर में अच्छा कर रहे होंगे। आप 70 से 70 नंबर लाने का पूरा प्रयास करेंगे और आपके 70 में से 70 नंबर आएंगे, ये आप गारंटी के साथ मान लीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने मित्रों को जोड़िए, हम आगे आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। आगे हम अपनी क्लासेस जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए शुरू करने वाले हैं। आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेंगी, आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। आपको कई प्रकार के कंटेंट हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। 9th हाई स्कूल, 10th फर्स्ट ईयर, ये सभी हम लेके आने वाले हैं। हर क्लास आपके लिए कंटिन्यू रहेगी। आप अपनी तैयारी को यहां से कर सकते हैं। आप अपने मित्रों को यहां पर जोड़िए, अपने मित्रों में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो आप एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देखने वाले हैं इस हेडिंग का अगला प्रश्न। आइए अपनी दूसरी हेडिंग को शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करने वाले हैं उस प्रश्न को। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, ये हेडिंग आपकी रहने वाली है दूसरी हेडिंग और उसका भी ये फर्स्ट पार्ट रहने वाला है। आइए इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर आपका यहां लिखा हुआ है, लिखा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको 5 दिया गया है, अंतिम पद आपका 45 है और उस श्रेणी का जो योगफल है वो आपका 40 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका रहने वाला है। देखिए यहां पर आप बात करने वाले हैं प्रथम पद की, तो आपको प्रथम पद जो दिया गया है, प्रथम पद आपको a बराबर आपको 5 दिया है। अंतिम पद की बात करेंगे तो अंतिम पद आप जानते हैं, इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, हम TN से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपको 45 दिया गया। देखिए अब हम कंडीशन से बात करेंगे। जो आपको कंडीशन दी गई है, यहां से हम क्या करने वाले, a प्लस n-1 इंटू डी की बात करेंगे। हमको 45 दिया गया है। अब हम यहाँ a का मान रखेंगे तो 5 प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, इक्वल टू में आपका कितना रहेगा, 45 रहेगा। तो यहाँ देखिए n-1 इंटू डी, ये 45 माइनस 5 हो जाएगा, तो n-1 इंटू डी ये बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हमने ये कंडीशंस आपकी लगा दी है, ये नंबर आपका इक्वेशन 1 कहलाने वाला है। अब हम देखिए आपको Sn बराबर दिया गया है 400, कितना दिया गया है, 400 दिया गया है। Sn बराबर 400 है, तो आप क्या करने वाले हैं, यहां पर Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 यहां हो जाएगा आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा और इक्वल टू में आपका कितना है, 400 है। यहाँ n/2 तो n/2 रहेगा, 2a का मान आपको 5 दिया गया है, n-1 इंटू डी का मान आप 40 रख दीजिए
और इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। देखिए n/2 यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 और 40 आपका 50 हो जाएगा, तो 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसे आप कैंसिल कर लेंगे कितने बार, 25 बार हो जाएगा, तो ये आपका 25 n बराबर 400 हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि n बराबर आपका 400/25 हो जाएगा। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 16 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो n का मान आपका कितना रह जाएगा, 16 रह जाएगा। n का मान कितना रह जाएगा, 16 रह जाएगा। अब इस n के मान को आपको समीकरण 1 में रख देना है। देखिए n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या बनेगा, 16 - 1 और ये d हो जाएगा बराबर आपका 40 हो जाएगा, या 15d बराबर आपका 40 हो जाएगा, d बराबर आपका 40/15 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40, तो d बराबर आपका 8/3 रहने वाला है। d बराबर आपका 8/3 रहने वाला है। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब हम देखेंगे इस हेडिंग का अपना अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को हल करते, प्रश्न लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये आपके पास हमने डायग्राम बना के रखा है। चूंकि यहां लिखेंगे, चूंकि बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है डी, तो क्या हो जाएगा आपका AD बराबर हो जाएगा BD, या DB लिख सकता हूं। तो AD बटे हम यहां कह सकते हैं DB जो हो जाएगा वो आपका 1/1 हो जाएगा। ये आपकी कंडीशन 1 हो जाएगी। अब देखिए लिख सकता हूं, चूंकि जो DE रेखा है, जो DE है वो समांतर है किसके, BC के है। किसके है, BC के समांतर है। तो हम बात करेंगे अपने थेल्स प्रमेय से, जो थेल्स प्रमेय है आपकी, उस कंडीशन से हम बात करेंगे तो क्या बन जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, यहां लिख सकता हूं AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC, ये हो जाएगा। देखिए अब यहां AD/DB का जो मान है, AD/DB का जो मान है वो आपका 1/1 इक्वल टू AE बटे क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। कैंची का गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा कराएंगे तो AE बराबर आपका क्या निकल के आएगा, EC निकल के आएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो बिंदु E है वो आपका क्या है, रेखा को समद्विभाजित करता है। यानी क्या कहने वाले हैं, चूंकि अतः रेखा DE तीसरी भुजा कौन सी है आपकी, AC, तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये आपका अगला ये प्रश्न। अब हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को, तो आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर अगला रहने वाला है, ये प्रश्न नंबर दूसरी हेडिंग का ये का नंबर होगा। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समान दूरी पर है, समदूरी है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न रहने वाला है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु इतने से समदूरिस्थ है। देखिए बात करता हूं एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की बात करूंगा। तो आप जानते हैं जो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु होगा वहां y का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। क्या होगा, y 0 होगा, यानी x इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये आपका बिंदु P हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं, ये आपका एक बिंदु आपको A दिया गया है, ये 2, -5 और एक आपका बिंदु B है, ये -2, 9 है। अब चूंकि यहां पर है क्या, चूंकि बिंदु P जो है बिंदु A और बिंदु B से समान दूरी पर है, तो हम कह सकते हैं कि PA बराबर आपका क्या होगा, PB हो जाएगा। यहां वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा PA² बराबर
पीबी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। जब आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। लेकिन यहां पर आपने वर्ग लगा दिया है तो अब आपका रूट नहीं लगने वाला। देखिए पी और ए में बात करेंगे तो x - 2 लिख सकता हूं, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर हो जाएगा 0 - 9 का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4 माइनस का हो जाएगा आपका 4x, ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ x² हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा, यहाँ आपका 81 हो जाएगा। कितना 81 हो जाएगा। अब देखिए x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4x आप आगे लाएंगे तो 4x - 4x हो जाएगा। ये आपके देखिए यहाँ 81 है, ये 25 उधर भेज दीजिए तो माइनस का 25 हो जाएगा। ये आपका माइनस का 8x रहने वाला है। यहाँ जब आप घटाएंगे 11 में से 5 घटाएंगे तो आपका 6 बच जाएगा। 8 में से और 7 में से जब आप 2 घटाएंगे तो आपका 5 बच जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 56/8, 8 से कैंसिल कर देंगे तो x बराबर आपका आएगा माइनस का 7 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु ये आपका रहने वाला है कितना x कॉमा आपका 0 था तो ये हो जाएगा माइनस का 7 कॉमा 0 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। अब हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को। लिखा हुआ है आपका अगला प्रश्न लिखा है सिद्ध कीजिए √1 - sin x बटे। ये देखते हैं अपने इस प्रश्न को। अगला प्रश्न लिखा हुआ है आपका सिद्ध कीजिए √1 - sin x बटे 1 + sin x इक्वल टू में आपको sec x - tan x प्रूव करना है। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा हुआ है। अब आप क्या करने वाले हैं इसमें, आप क्या करने वाले हैं, देखिए होता क्या है ऐसे सवालों में आपको क्या करना होता है, परमीकरण कर देना है। जो हर में लिखा होता है उसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 - sin x है अपॉन में आपका 1 + sin x है। आपको हर का परमीकरण करना है। हर का परमीकरण करेंगे तो 1 + sin x का जब चिन्ह बदलेंगे तो 1 - sin x हो जाएगा। तो 1 - sin x बटे आपका यहाँ 1 - sin x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ गुणा कर देना है। देखिए 1 - sin x और 1 - sin x मिलके आपका हो जाएगा 1 - sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 - sin x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में आपका क्या हो जाएगा। देखिए एक बार 1 + sin x है, एक बार 1 - sin x है, दोनों को एक बार हम क्या करेंगे a² - b² के टर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 1 - sin² x हो जाएगा। अब देखिए 1 - sin² x जो होता है वो आपका क्या होता है cos² x हो जाता है। क्या हो जाता है cos² x हो जाता है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1 cos² x लिख देंगे, ये cos² x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी वर्ग है यहाँ पर भी वर्ग है तो 1 - sin x बटे आप क्या लिख सकते हैं cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब ये 1/cos बन जाएगा तो ये 1/cos x हो जाएगा माइनस के ये sin x बटे आपका क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। ये 1/cos x आपका क्या होता है sec x होता है माइनस के sin x बटे cos x का होता है tan x होता है। ये बन जाएगा आपका। तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में बन सकता है। अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को। आइए उसे शुरू करते हैं। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। आपका प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। आपके सामने एक बारंबारता बंटन बना हुआ है। हमने इसको इस तरीके से बना लिया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता के रूप में इस तरीके से आपको दिखाया गया है। अब यहाँ बात करते हैं सबसे पहले इस प्रश्न पर। देखिए सबसे अधिक बारंबारता की बात करेंगे। जो सबसे अधिक बारंबारता आपकी क्या है, बारंबारता सबसे अधिक जो बारंबारता आपकी है वो कितनी है 9 है। कितनी है 9 बारंबारता है। तो देखिए यहाँ 9 ये है तो ये आपका क्या हो जाएगा F0 हो जाएगा। ये आपका ये आपका F1 हो जाएगा, ये आपका F1 होगा, ये आपका F0 हो जाएगा, ये आपका F2 हो जाएगा। इस तरीके से ये रहने वाला है। अब बात करता हूं बहुलक वर्ग की सीमा की। बहुलक वर्ग, जो बहुलक वर्ग आपका होगा वो आपका हो जाएगा 60 से 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 से 90 हो जाएगा। यानी मैं बात करता हूं यहाँ पर L की तो L आपका 60 रहेगा।
एच की बात करेंगे तो देखिए एच की बात करेंगे तो सभी में जो डिफरेंस आपका है वो आपका कितना का है, 30 का डिफरेंस रहने वाला है। और देखिए F1 F2 आपको पता चल गया। अब मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर बहुलक की। तो देखिए बहुलक का जो एक फॉर्मूला होता है, बहुलक का जो फॉर्मूला है तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और आपका होता है इनटू में क्या होता है, H होता है। देखिए यहां पर हम सभी वैल्यू को रखेंगे, सभी मान रखेंगे तो L का मान आपका कितना है 60 है, प्लस F1 की बात करोगे तो आपका 9 हो जाएगा, F0 की बात करोगे आपका 6 हो जाएगा, अपॉन में 2F1, F1 कितना है आपका 9 रहने वाला है, माइनस F0 या 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई H का मान आपका 30 रहने वाला है। देखिए ये 60 हो जाएगा, प्लस यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 3 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 और इन्हें जोड़ देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए ये 60 हो जाएगा प्लस का, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुणा 30 बटे ये आपका 6 बच जाएगा, 6 से इसे काट देंगे, 6 पंचे 30 तो ये हो जाएगा 60 प्लस 5 तियां 15 हो जाएगा। ये जब आप इसे सॉल्व जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो देखिए बहुलक जो आपका निकल के आया, बहुलक जो आपका है वो आपका कितना है 75 रहने वाला है, कितना रहने वाला है 75 आंसर होगा इस प्रश्न का। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न लिखा हुआ है, लिखा है दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ठोस घन है, दो घन है आपके, उन घनों का जो प्रत्येक का आयतन है वो आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इन दोनों घनों को मिलाकर, इन दोनों घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, उस घनाभ का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए हम बात करते हैं घन का आयतन, घन का आयतन। जब आप घन के आयतन की बात करेंगे आपको दिया गया 64 सेंटीमीटर क्यूब, और आप जानते हैं जो घन का आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है, यानी यहां पर आप लिख सकते हैं इसे भुजा क्यूब बराबर आपका 64 है। भुजा को हम ए सपोज करते तो ए क्यूब बराबर आपका 64 हो जाएगा, घनमूल लेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर निकल के आएगा। देखिए अब बात करें जब दोनों संलग्न फलकों को मिलाकर आप रखेंगे तो कुछ नहीं, सिर्फ आपकी लंबाई बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? लंबाई बदल जाएगी। देखिए जो घनाभ आपका तैयार होगा, घनाभ के लिए जो घनाभ आपका तैयार होने वाला है उसमें जो लंबाई आपकी हो जाएगी वो 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर होगी। बी आपकी बर्थ जो चौड़ाई है, जो लंबाई आपकी है वो आपकी 8 हो गई, चौड़ाई जो है आपकी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर रहेगी, ऊंचाई भी आपकी कितनी रहने वाली है 4 सेंटीमीटर रहने वाली है। देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये होता है 2 ब्रैकेट LB + VH + HL होता है। यहां पर आपको रख देना है तो 2, L का मान आपका कितना है 8, V का मान आपका कितना है 4 + 4 × 4 हो जाएगा, 4 × 8 हो जाएगा। सॉल्व करने वाले हैं तो देखिए 8 चौकू 32 होगा, 4 चौकू 16 होगा, 8 चौकू 32 होगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा, देखिए इसे ऐड करिए 32 32 64 हो जाएगा, 64 और 32 16 कितना हो जाएगा 64 व 16 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। देखिए 2 4 2 6 8 8 2 10 की 0 हासिल 1 लग जाएगी, 3 1 4 4 3 7 7 और 1 8, ये हो जाएगा आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। देखिए हमने दूसरी हेडिंग के भी आज ये क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं जो हमारे 6 नंबर्स के 3 क्वेश्चंस आते हैं, आपको करने होते हैं। आइए अब हम उन पर बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न 6 नंबर्स का जो आपका रहने वाला है। आइए देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका रहने वाला है तीसरी प्रश्न का, ये तीसरी हेडिंग का ये पहला प्रश्न होगा। लिखा हुआ है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए मैं बात करता हूं इस प्रश्न के डायग्राम पर, तो इस प्रश्न का डायग्राम क्या बनने वाला है। देखिए इस तरीके से
ये आपका 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। ये आपका 75 मीटर ऊंचा क्या है, लाइट हाउस रहने वाला है। इस लाइट हाउस को मैं P और Q नाम देता हूं। अब एक जहाज ठीक दूसरे के पीछे है, अगर बात करता हूं तो देखिए पहला जहाज आपका और यहां आपका दूसरा जहाज बन जाएगा ये PQR, और यहां हम S बात करेंगे। देखिए उसने कहा लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। जब यहां से यहां देखेंगे तो ये आपका 30 अंश हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। अवनमन कोण है इसलिए आपको यहां पर भी बनाने होंगे, ऊपर भी इनका आभासी बनाना होगा, तो ये 30 अंश ये हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। देखिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी चाहिए है, तो इसे हम सपोज करता हूं x मीटर है, ये आपकी x मीटर रहने वाली है। यहां मैं बात करता हूं y मीटर की, तो ये आपकी y हो जाएगी। टोटल दूरी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, x प्लस y हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x प्लस y हो जाएगी। तो देखिए ये 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के बीच के अवनमन कोण जो है 30 अंश और 45 अंश है। एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे है, तो हमें जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। मान लेता हूं, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है वो आपकी x मीटर है। कितनी है, x मीटर है। अब एक एक त्रिभुज की बात करने वाले। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम बात करेंगे PQR। PQR में जब हम समकोण त्रिभुज PQR की बात करेंगे तो देखिए यहां tan 45 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे तो tan 45 डिग्री। आप जानते हैं लंब बटे आधार होता है, तो लंब आपका कितना है, 75 है, आधार आपका कितना है, y है, तो ये हो जाएगा 75 बटे y। देखिए एक बराबर हो जाएगा 75 बटे y। यहां हम मान सकते हैं जो y का मान आपका रहेगा वो आपका हो जाएगा 75 मीटर, तो y बराबर आप लिख सकते हैं 75 मीटर, यानी y का मान कितना आ गया, 75 मीटर आ गया। अब हम बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज PQS में। PQS में देखिए PQS की बात करेंगे। अब यहां जो थीटा का मान है वो आपका 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है, 75 है, आधार आपका हो जाएगा x प्लस वाई, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। tan 30 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3 इक्वल टू हो जाएगा 75 बटे x प्लस वाई। देखिए क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 75 अंडर रूट 3 हो जाएगा। देखिए हमें x का मान चाहिए, y का ट्रांसफर कर देंगे या y का मान रख लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 75 अंडर रूट 3 माइनस वाई। समीकरण देखिए यहां से देखिए y का मान रखने पर, y का मान रखने पर देखिए y का मान 75 यहां रखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 75 अंडर रूट 3 माइनस के 75। 75 आप कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 75 अंडर रूट 3 माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आप यहां रूट 3 का मान रख सकते हैं 1.732 और उसके बाद आप गुणा कराएंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर और बन सकता है, लेकिन आप अपना आंसर इतना ही रखिए। हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को, तो आइए शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तीसरी हेडिंग का ये दूसरा प्रश्न रहने वाला है। लिखा हुआ है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु जो है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए मान लेता हूं, माना स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में जो तैरने की चाल है वो आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा है। और बात करूंगा यहां धारा की चाल की, तो धारा की चाल में 22 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूं। देखिए स्थिर जल में जब पानी ठहरा हुआ होता है तब चाल जो है वो आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा है। जब पानी जो बह रहा है, जो धारा बह रही है, उसकी चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मैं बात करता हूं धारा के अनुकूल चाल। धारा के अनुकूल, जब धारा के अनुकूल चाल की आप बात करेंगे तो देखिए
अनुकूल, तो दोनों चालों को आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बात करेंगे धारा के प्रतिकूल चाल की, तो आपका हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूं फर्स्ट शर्त और सेकंड शर्त की। उसने कहा धारा के अनुकूल। देखिए फर्स्ट शर्त में अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल बात करें तैर सकती है तो देखिए चाल बराबर आप जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या समय होता है। चाल आपकी अनुकूल में कितनी है, x प्लस वाई है, दूरी कितनी है आपकी 20 किलोमीटर है, समय कितना लगता है 2 घंटे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये नंबर आपका 1 बन जाएगा, इक्वेशन नंबर आपकी 1 बन जाएगी। अब बात करता हूं सेकंड शर्त की, तो देखिए सेकंड शर्त में क्या है, कंडीशन सेकंड क्या कहती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। 4 किलोमीटर तैर सकती है। देखिए धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, प्रतिकूल की चाल क्या है x माइनस वाई, और 2 घंटे में 4 किलोमीटर तो 4/2, इसे कैंसिल करेंगे तो x माइनस वाई बराबर आपका 2 रहेगा। ये समीकरण नंबर आपका 2 कहलाएगा। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर आपका कितना है 10 और x माइनस वाई बराबर आपका कितना है 2 है। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये y से y कैंसिल हो जाएगा, x मिलके आपका 2x हो जाएगा, 10 और 2 कितना हो जाता है 12, x का मान निकालेंगे तो 12/2, 2 से कैंसिल करिए, 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। जब आप समीकरण 1 में रखेंगे x का मान तो देखिए 6 प्लस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 6, ये y का मान आ जाएगा कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए जो आपकी स्थिर जल में तैरने की चाल है, स्थिर जल में तैरने की चाल आपकी x का मान था तो कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और बात करता हूं धारा की चाल की, तो धारा की चाल क्या रहने वाली है y थी, तो ये आपकी हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रश्न का राइट आंसर बनने वाला है। तो देखिए कैसा लगा आपको ये प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपकी परीक्षा में बनने वाला प्रश्न है। अब हम देखेंगे अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आइए सॉल्व करते हैं उनको भी। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है चौथी हेडिंग का, ये पहला प्रश्न होगा। देखिए इससे पहले हमने अभी आपको तीसरी हेडिंग कराई थी, उसमें 2 क्वेश्चंस कराए थे, उन 2 क्वेश्चंस में से कोई आपको एक प्रश्न करना था। अब हम बात करने वाले अपनी चौथी हेडिंग की, इसमें भी आपको 2 प्रश्न कराने वाले हैं और आपको कोई एक प्रश्न हल करना था। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न पर। आपके सामने जो प्रश्न लिखा हुआ है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ये आपका त्रिभुज से क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए चित्र में एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है त्रिभुज APC समरूप त्रिभुज DPB है, और दूसरा प्रश्न आपका है AP इंटू PB इक्वल टू CP इंटू DP लाना है आपको। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चित्र हमने बना के रखा है। अब हम बात करने वाले हैं अपने इन सवालों पर। देखिए सबसे पहली कंडीशन हमने त्रिभुज APC तथा DPB की बात करने वाला हूं। तो देखिए क्या बन सकता है इसमें, देखिए मैं बात करता हूं त्रिभुज APC बराबर होगा आपका DPB। कैसे बराबर होगा, आप जानते हैं ये आपके शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे हैं,
शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे, एक कंडीशन और आप लगा सकते हैं, तो वो कंडीशन क्या है, CAP बराबर आपकी हो जाएगी BDP। ये किस तरीके हैं तो आप जानते हैं, जब एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड में बने, एक ही वृत्तखंड में बने कोण। तो देखिए अब आप जानते हैं यहां पर दो कोण बराबर हो गए। जब किसी दो त्रिभुज के दो कोण इक्वल होते हैं तो उनका तीसरा कोण भी इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहां लिख सकता हूं अतः डबल ए समरूपता से। देखिए डबल ए कोण कोण समरूपता से मैं लिख सकता हूं त्रिभुज APC समरूप होगा त्रिभुज किसके, DPV के। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी, आपका फर्स्ट पॉइंट था। अब हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड कंडीशन की, जो हमें प्रूव करना है। अब हम जानते हैं, चूंकि आपने अभी प्रूव कर दिया कि त्रिभुज APC जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज DPV के। जब ऐसा है तो आप लिख सकते हैं क्या, AP बटे में DP हो जाएगा, AP बटे में DP हो जाएगा इक्वल टू AP बटे में DP हो गया, फिर लिख सकता हूं CP बटे में PB, यानी CP बटे में PB लिख सकता हूं इस तरीके से। अब आपको क्रॉस गुणा कराना है तो ये हो जाएगा AP मल्टीप्लाई PB इक्वल टू CP मल्टीप्लाई आपका DP हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही छोटा प्रश्न था। अब देखते हैं इस सेटिंग का अपना दूसरा प्रश्न, आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न, आइए सॉल्व करते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर चौथे का आपका लिखा हुआ है, कौन सा प्रश्न है आपका, देखिए ये प्रश्न नंबर चौथे का खास होने वाला है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है क्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको। देखिए यहां बात करते हैं सबसे पहले त्रिज्या की, तो त्रिज्या आपकी जो रहने वाली है, त्रिज्या आपकी r बराबर 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद बात करता हूं थीटा के मान की, तो थीटा बराबर आपको 90 अंश दिया गया है और पाई का मान आपको दिया गया है 3.14 दिया गया है। अब 3.14 जो पाई का मान है वह इस प्रश्न में इस्तेमाल करना है आपको। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला खंड जो आपका रहने वाला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए क्या बनेगा, ये देखिए इसका फॉर्मूला होता है r स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 हो जाएगा, माइनस का आपका 1/2 साइन थीटा हो जाएगा। यहां पर आपको क्या करना है, वैल्यू रख देनी है। तो r का मान आपका 10 है, तो 10 गुणा 10 दो बार हो जाएगा, r स्क्वायर है। पाई का मान 3.14 बनेगा, थीटा का मान आपका कितना है 90 डिग्री है, बटे में आपका 360 डिग्री होगा, माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए यहाँ आप साइन 90 डिग्री रख देंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, 9 से इसे काटेंगे 4 बार कट जाएगा, इसे 2 से 2 बार में, और यहाँ कटेंगे तो 1.57 आ जाएगा। देखिए आप सॉल्व करेंगे, ये आपका 100 हो जाएगा, गुणा में देखिए 1.57 माइनस के 1/2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए एलसीएम आपका 2 आएगा, 1.57 माइनस आपका 1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करिएगा तो 100 गुणा 0.57 बटे में आपका 2 हो जाएगा। जब आप गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 57/2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रहने वाला है। अब देखिए जो सेकंड पार्ट आपसे कहता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आप निकालेंगे वो क्या बनेगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए आपको क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आपका हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा ये। देखिए अब आप क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर माइनस के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आपने निकाला 28.5 है, पाई का मान 3.14 गुणा r का मान 10 गुणा 10 माइनस 28.5 रहेगा। इसे जब गुणा कराएंगे आपका हो जाएगा 314 माइनस 28.5। इसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए दशमलव लगा के घटाएंगे तो यहाँ 5, 10 में से 5 बच जाएगा,
दशमलव यहाँ तक 13 रह जाएंगे, 13 से 8 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, 10 में से 2 घटाएंगे 8 बच जाएगा, यहाँ आपका 2 बच जाएगा, 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आइए देखते हैं अपनी अंतिम हेडिंग को इस मॉडल पेपर 3 की। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका प्रश्न नंबर 5 का ये का नंबर होने वाला है, का नंबर है। इस प्रश्न लिखा हुआ है आपका, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:5 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 301.44 सेंटीमीटर क्यूब हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। मान लेता हूं, शंकु की त्रिज्या जो आपकी रहने वाली है वो आपकी शंकु की त्रिज्या r तथा ऊंचाई जो है आपकी कितनी है, h है। देखिए, और आपसे जो दिया गया है r अनुपात h जो दिया है वो 3:4 दिया गया है, तो ये हो जाएगा r/h इक्वल टू आपका 3/4 हो जाएगा। देखिए, हमें सवाल में त्रिज्या को निकालना है तो आप यहां से h का मान निकाल लीजिए। अगर आपके कहता है ऊंचाई निकालिए तो आप यहां से r का मान निकाल लेते। तो देखिए, यहां से हम h का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3h इक्वल टू 4r, या लिख सकता हूं h बराबर 4/3r हो जाएगा। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं शंकु का आयतन। तो जो शंकु का आयतन है आपका, शंकु का आयतन जो आपको दिया गया 301.44 दिया गया है, सेंटीमीटर क्यूब है। अब हम आप इससे बात करने वाले हैं। देखिए, जो शंकु का आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 301.44 के। देखिए, 1/3 पाई का मान आप 3.14 रखेंगे, आर का मान आपको ज्ञात करना है तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच का मान आप 4r/3 रख देंगे, इक्वल टू में 301.44 बन जाएगा। देखिए, कुछ कैंसिल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए जो ऊपर लिखा है उसका भाग हो जाएगा, जो नीचे है उसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये r/4 3 हो जाएगा, इक्वल टू में 301.44 मल्टीप्लाई 3 गुणा 3 हो जाएगा, अपॉन में 3.14 गुणा आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करने वाले हैं, 4 से इसे कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, इसे 4 से काटेंगे, देखिए 4 7 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 1 बच जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 6 24 हो जाएगा। ये देखिए 75 दशमलव आपका हो जाएगा 3 6 गुणा 9 बटे में आपका 3.14 हो जाएगा। देखिए 3.14 हो जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे, कितनी बार में ये कैंसिल हो सकता है। देखिए, दशमलव से आप दशमलव कैंसिल कर सकते हैं, दशमलव से दशमलव कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 75 36 गुणा 9 बटे में आपका कितना हो जाएगा, 314 हो जाएगा। आप 2 से और कैंसिल कर सकते हैं इसे। देखिए 4 3 7 और 1 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 7 14, 2 से काटेंगे, ये 2 3 6, 2 7 14 और फिर हो जाएगा 2 6 12 और 2 8 16। अब देखिए इधर देखते हैं, आर क्यूब जो निकल के आएगा वो आपका आएगा 37 68 गुणा 9 बटे आपका हो जाएगा 157। देखिए 157 से ये कितनी बार में कैंसिल हो सकता है, 157 से ये कितनी बार में कैंसिल हो सकता है। तो देखिए 7 चौकू 28, 4 बार में हो सकता है क्या, 7 5 12 13, ये नहीं कटेगा, 3 से 8 और इसे हम काटें तो देखिए कितना बन सकता है। ये आर का मान आपका कितना रहने वाला है, इस प्रश्न पे देखता हूं, आर का मान जो आपका रहेगा वो कितना रहने वाला है। देखिए आर का मान जो आपका रहेगा वो है कितना रहने वाला है, तो देखिए इसमें आर का मान जो आपका आएगा, इसे आर क्यूब इक्वल टू, देखिए ये 3 मल्टीप्लाई 3 यहां पर है तो 3 मल्टीप्लाई 3 इसे हम काट सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से कटेगा, आइए देखते हैं इसको थोड़ा। देखिए आपका ये कितनी बार में कटेगा, तो आइए इसको काटते हैं। ये देखिए 157 से ये आपका 24 बार में कट जाएगा, तो 24 गुणा 9 हो जाएगा, आर क्यूब इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 चौकू 36 और 9 दूनी 18, 18 और 3 हो जाएगा आपका 21। देखिए आर क्यूब इक्वल टू आपका इसे लिख सकता हूं 6 गुणा 6 गुणा 6, तो आपका आर का मान जो बनेगा वो आपका कितना बनेगा, 6 सेंटीमीटर बनेगा। कितना बनेगा, 6 सेंटीमीटर बनेगा। तो जो शंकु की त्रिज्या हो गई, शंकु की जो त्रिज्या आपकी हो गई वो आपकी कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। अब देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए
आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न, इस मॉडल पेपर 3 का ये आपका अंतिम प्रश्न रहने वाला है। आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अपने मित्रों में से शेयर कीजिए जिससे आपके मित्रों को भी इसका फायदा मिल सके। तो इस अंतिम प्रश्न को देखते हैं। लिखिए, लिखा हुआ है आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है ये। सिद्ध कीजिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट mn यदि m बराबर दिया है tan थीटा प्लस sin थीटा तथा n बराबर आपको दिया है tan थीटा माइनस sin थीटा है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर यानी लेफ्ट हैंड साइड आपसे बात करने वाला हूं। तो यहाँ देखिए m का मान अगर रखें तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा प्लस sin थीटा, tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा tan थीटा और माइनस के sin थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, तो ये एक बार आपका जुड़ जाएगा, एक बार आपका घट जाएगा, यानी ये हो जाएगा tan थीटा प्लस sin थीटा। इसके साथ इसे आपको ऐड कर देना है तो हो जाएगा tan थीटा माइनस का sin थीटा। अब एक बार आपको घटा के लिखना है तो हो जाएगा tan थीटा प्लस sin थीटा। जब आप इसे घटाएंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाएगा तो माइनस tan थीटा हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ sin से sin कैंसिल हो जाएगा, यहाँ tan tan मिलके आपका 2 tan थीटा बन जाएगा, इनटू में यहाँ 2 sin थीटा हो जाएगा और आपका ये बन जाएगा 2 दूनी 4 tan थीटा और क्या बन जाएगा sin थीटा बन जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आपका इतना मान है। अब हम बात करने वाले हैं राइट हैंड साइड से 4 अंडर रूट mn की बात करेंगे। देखिए 4 अंडर रूट, यहाँ पर m का मान tan थीटा प्लस sin थीटा है और n का मान आपका tan थीटा माइनस sin थीटा है। देखिए यहाँ फिर वही कंडीशन, वर्ग है, एक वर्गांतर लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इस tan को कन्वर्ट करेंगे sin स्क्वायर थीटा बटे इसमें cos स्क्वायर थीटा में, माइनस का आपका sin स्क्वायर थीटा बटे 1 हो जाएगा। देखिए 4, इसमें से हम sin स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा तो ये बनेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1। एलसीएम लेके सॉल्व करने वाले हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा आपका कितना, cos स्क्वायर थीटा तो ये sin स्क्वायर थीटा है और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखिए अब हम बात करते हैं इधर इस साइड, देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट, इसे लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस जो sin cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा सर्वसमका से sin स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो यहाँ आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। देखिए ये 4 अंडर रूट sin बटे cos आपका tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, मल्टीप्लाई आपका sin स्क्वायर थीटा है। देखिए इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 tan थीटा और ये आपका क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान आपका 4 sin थीटा tan थीटा, राइट हैंड साइड का मान 4 tan थीटा sin थीटा है, तो लिख सकता हूं LHS बराबर RHS रहने वाला है। देखिए ये हमारा मॉडल पेपर 3 था, बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह हमने इसमें इस्तेमाल किया था। अब हम अपने अगले मॉडल पेपर को आपको लेके आएंगे आपके लिए। अगला पेपर हमारा आएगा जो वो आपका 11 तारीख को आएगा। उससे तब तक आप इन मॉडल पेपर्स को देखिए, हमारे चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर प्रत्येक मॉडल पेपर को देख सकते हैं। इससे पहले हमने आपको 2 मॉडल पेपर्स करा रखे हैं, अब हम इस तीसरे मॉडल पेपर को भी करा दिया आपको। अब हम बात करेंगे अपने चौथे मॉडल पेपर पर, वो अगले संडे को आपका आने वाला है। देखिए आपको अगर ये मॉडल पेपर पसंद आया है, आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। अपने मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए इसे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी विद्यार्थियों को जय हिंद जय भारत।